हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के 10 IRMCQs में हम कवर करेंगे सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट जो है वो है द डायलॉग इज मल्टीलैटरल फॉर्म कंप्राइजिंग इंडिया एंड ऑल 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। यहाँ तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद विद अफगानिस्तान पार्टिसिपेटिंग एज अ परमानेंट मेंबर, ये गलत हो गया। यहाँ पे परमानेंट मेंबर नहीं है अफगानिस्तान इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का। ये सिर्फ इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कंट्री रिपब्लिक्स हैं सिर्फ उनका डायलॉग है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई इस वजह से गलत। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज द डायलॉग इज एम्ड एट प्रमोटिंग रीजनल कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिल्कुल सही है। काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन भी सही है। एंड इट्स मीटिंग आर होस्टेड ऑन रोटेशनल बेसिस बाय मेंबर कंट्रीज। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के बारे में बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया है, सो आंसर विल बी टू ओनली, क्योंकि पहली स्टेटमेंट गलत है। अफगानिस्तान का वहां पे लिखा है कि वो परमानेंट मेंबर है, जो कि नहीं है, राइट। तो आंसर क्या होगा? बी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज रिगार्डिंग अशगाबाद एग्रीमेंट। पहली स्टेटमेंट जो है इट एम्स टू एस्टैब्लिश अ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, ये बिल्कुल सही है। एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना चाहता है अशगाबाद एग्रीमेंट। लिंकिंग सेंट्रल एशिया विद पर्शियन गल्फ, ये भी बिल्कुल सही है। सेंट्रल एशिया को पर्शियन गल्फ के साथ जोड़ना है, राइट। entered into force in April 2016 and India acceded to it in February 2018, ये बिल्कुल सही है। इंडिया को 2018 में जो है मेंबर बनाया गया था। पाकिस्तान एक्चुअली इसका मेंबर 2016 में बन गया था। तो जब पाकिस्तान एक मेंबर बना तभी इंडिया ने अप्लाई कर दिया था, और तुर्कमेनिस्तान जो डिपॉजिटरी स्टेट है उसने इंडिया की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और 2018 में इंडिया इसका मेंबर बन गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। Now, second statement is Afghanistan is member of the agreement and depository state is Oman, ये गलत है। ओमान एक मेंबर है अशगाबाद एग्रीमेंट का, लेकिन वो डिपॉजिटरी स्टेट नहीं है, राइट। डिपॉजिटरी स्टेट जो है वो है तुर्कमेनिस्तान। तो अब ओमान जो है वो सिर्फ एक मेंबर है अशगाबाद एग्रीमेंट का, डिपॉजिटरी स्टेट नहीं है। हमें ध्यान रखना है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? वो होगी गलत। क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट, ये भी ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो करेक्ट होगा सिर्फ वन, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा? वन ओनली, ए विल बी योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, with reference to the Camp David Accords of 1978, कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1978 में हुए थे, राइट। 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड करने का पर्पस था कि इसराइल और वेस्ट एशियन कंट्रीज, अरब वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन को अच्छा किया जाए। बेसिकली कैंप डेविड अकॉर्ड उसकी एक शुरुआत थी, जिसमें इजिप्ट, इसराइल और अमेरिका की मीडिएशन से इसराइल और इजिप्ट के बीच में रिलेशन जो है पहले से अच्छे कर दिए गए थे। तो उसके कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट है। अब इसराइल बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अकॉर्ड्स हुए हैं वेस्ट एशिया में इसराइल और फिलिस्तीन को डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, वो सब इंपॉर्टेंट है। अकॉर्ड्स वर साइंड अंडर द मीडिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर। नाम आपको बेशक याद ना रहे कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत कम होता है कि वो प्रेसिडेंट का नाम पूछते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यूएस एक कंट्री थी, इजिप्ट एक कंट्री थी और इसराइल एक कंट्री थी जो कैंप डेविड अकॉर्ड्स में शामिल थी। कैंप डेविड अकॉर्ड्स क्या है? कैंप डेविड एक साइट है जो यूएस प्रेसिडेंट की एक जो है उनकी एक क्या नाम लेते हैं, एक बेसिकली फॉरेस्ट एरिया में एक जो है रीजनरेशनल जो है साइट है प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट की। वहां पे जो है इनके अकॉर्ड हुए थे तीनों कंट्री के, राइट। उसमें यूएस, इजिप्ट और इसराइल थी। 1978 में हुए थे, ट्रीटी हुई थी जिससे इसराइल ने इजिप्ट का जो एरिया कैप्चर किया था योम किपुर वॉर के टाइम पे, वो वापस दे दिया था। और दोनों के बीच में टाइज जो है वो नॉर्मल हो गए थे। सेकंड स्टेटमेंट इज द अकॉर्ड्स ग्रांटेड पैलेस्तीन फुल स्टेटहुड, ये बिल्कुल गलत है। पैलेस्तीन को फुल स्टेटहुड अभी तक किसी भी अकॉर्ड ने नहीं दिया है। द होल इशू इज कि इसराइल जो है पैलेस्तीन को फुल स्टेटहुड नहीं कह रहा, उसी के चक्कर में इनकी आज तक लड़ाई हो रही है, राइट। टू स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट शुरू में ही बिल्कुल गलत होगी, राइट। ऑल दो कैंप डेविड अकॉर्ड ने एक ट्रांजिशनल पीरियड दिया था कि 5 साल का ट्रांजिशनल पीरियड प्रॉमिस किया था इसराइल ने, कि इसराइल 5 साल का ट्रांजिशनल पीरियड दिया था, जो नहीं दिया गया था, कंप्लीटली जो है नहीं हो पाया था। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है? गलत है। फुल स्टेटहुड नहीं दिया था। सो आंसर उसने पूछा करेक्ट है, तो अगेन आंसर क्या होगा? ए, वन ओनली, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिगार्डिंग ओस्लो अकॉर्ड्स। फर्स्ट इंतिफादा को रोकने के लिए जो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है जो हाँ पैलेस्तीन में हुई, उसको रोकने के लिए ओस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, राइट। अब ओस्लो अकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1995 में जो है कल्मिनेट हुए।
The first statement is the Accords mark the first direct face-to-face agreement between the government of Israel, right? PLO, Palestine Liberation Organization, leading to the recognition of each other's legitimacy. Now, under the Accords, Israel recognized. पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दूसरी स्टेटमेंट क्या है? Under the Accords, Israel recognized the state of Palestine as independent sovereign nation. मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अभी तक पैलेस्तीन को इसराइल ने नहीं रिकॉग्नाइज किया है, तो इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, राइट? अब पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो अगेन सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, वन ओनली. Now fifth question is regarding योम किपुर वॉर. योम किपुर वॉर बहुत मेजर वॉर है इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में. इजिप्ट और सीरिया ने इमीडिएटली इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था. इजराइल ने पूरी माइट के साथ जो है रिटेलिएट किया था और जो है अब बहुत बुरी तरीके से डिफीट किया था इजिप्ट और सीरिया को. इसके बाद ही बेसिकली इजिप्ट और इजराइल के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए थे. और योम किपुर वॉर में अरब स्टेट्स ने क्या करा था, रिस्पॉन्ड किया था ऑयल एम्बार्गो लगा के. पहली बार जो है ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आ गया था पूरे वर्ल्ड में. उसी को टैकल करने के लिए G7 जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है योम किपुर वॉर. द वॉर बिगिन व्हेन इजिप्ट एंड सीरिया jointly लॉन्च सरप्राइज अटैक ऑन इजराइल ड्यूरिंग द जूइश हॉलिडे ऑफ योम किपुर. योम किपुर एक जूइश फेस्टिवल है, राइट? उस टाइम पे रमादान के फेस्टिवल भी चल रहे थे, तो इस वजह से क्या है, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. One of the major consequences of the war was the first or Arab oil embargo, ये बिल्कुल सही है, which led to the global energy crisis and reshaped international politics. The second statement is very much right. Correct पूछा है तो आंसर होगा C, both 1 and 2. Now, sixth question with reference to Hamas and Gaza Strip. दो स्टेटमेंट्स दी गए हैं, मुझे इनको देखना है. हमास बहुत ज्यादा न्यूज में है. एक आर्म्ड मिलिशिया है जो गाजा में जो है डी फैक्टो रूल करता है, राइट? हमास एमर्ज इन लेट 1980s, बिल्कुल सही है. हमास फर्स्ट इंतिफादा के टाइम पे एमर्ज हुआ था 1987 में, राइट? तो बिल्कुल सही है. एज एन ऑफशूट ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड. मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? इजिप्ट के अंदर एक बहुत एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड. उसी की एक ऑफशूट थी हमास जो गाजा में आई थी. गाजा क्या है? पैलेस्तीन की एक टेरिटरी है गाजा, राइट? तो पहली स्टेटमेंट जो क्या है बिल्कुल सही है. अब यहाँ पे लिखा है करंटली गवर्न्स द गाजा स्ट्रिप आफ्टर विनिंग इलेक्शंस इन 2006. 2006 में हमास ने मैक्सिमम सीट्स जो है गाजा से वो जीती थी पीएलओ को हरा के. लेकिन पीएलओ ने रिजल्ट को जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया. अब गाजा पे डी फैक्टो जो रूल है वो हमास का ही है, लेकिन पॉलिटिकली सभी कंट्रीज मानती हैं कि पीएलओ जो है सोल रिप्रेजेंटेटिव है पैलेस्तीन की, राइट? तो स्टेटमेंट सही है. The Gaza Strip, although under Hamas administration, is officially recognized by United Nations. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. हमास को यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करता है. पहली स्टेटमेंट सही क्यों है? क्योंकि करंटली गवर्न वही कर रहे हैं. लेकिन अगर पहली स्टेटमेंट में कहीं लिखा होता कि लीगली गवर्न कर रहे हैं या लीगल हेड है, यूनाइटेड नेशन उनको रिकॉग्नाइज करता है, तो गलत हो जाती पहली स्टेटमेंट भी. दूसरी स्टेटमेंट गलत क्योंकि उसने कहा है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है यूएन ने, जो कि बिल्कुल गलत है, राइट? तो अगर दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पूछा करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? अगेन ए ओनली, right? Oh, sorry, one only. Option A. Now seventh question is match of the following question है. ऑपरेशंस के नाम लिखे हैं सामने, जो है जिन एंटिटीज ने उनको एग्जीक्यूट किया उनके नाम लिखे हैं, हमें देखना है. ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, 7 अक्टूबर के अटैक जो हमास की मिलिट्री ब्रिगेड, जिसको हम अल कासम ब्रिगेड भी बोलते हैं, उन्होंने किए थे इसराइल के ऊपर. तो वन जाएगा बी के साथ, राइट? वन किस में है? ए में. वन बी के साथ है, बिल्कुल सही. ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, रिटेलिएटरी ऑपरेशंस किए थे ऑपरेशन अलक्सा फ्लड को की रिटेलिएशन में इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने, तो टू जाएगा ए के साथ. तो ए में टू ए के साथ है. ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है ईरान में, ईरान की एम्बेसी थी डमास्कस सीरिया में. इसराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था उनके जनरल को मारने के लिए. तो उसका रिटेलिएशन अटैक किया था ईरान ने इसराइल के ऊपर, उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस. तो थ्री जाएगा सी के साथ, बिल्कुल सही है. ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस, ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस रिसेंट नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है ये, लेकिन हाँ ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस बहुत पुराना ऑपरेशन है जो यूएस की नेवी ने किया था ईरान की शिप्स के ऊपर पर्शियन गल्फ में, राइट? तो फिर भी इंपॉर्टेंट है और उस रीजन का है, तो याद रख लेते हैं. जो रिसेंटली यूएस ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, बोम्बार्डमेंट की थी अपने बॉम्बर्स के साथ, उसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, राइट? ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस पुराना ऑपरेशन है. लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, फोर जाएगा डी के साथ. तो फर्स्ट ए ऑप्शन में ही हमें सारे सही मिल गए, आंसर विल बी ए. नाउ एट्थ क्वेश्चन इज Iran's nuclear program. Consider the following statements. Natanz and Fordo facilities
आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज ऑफ ईरान। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको याद क्या रखना है कि नतांज और फोर्दो नाम की दो जगह है ईरान में जहाँ पे इनको प्राइमरली एसोसिएट किया जाता है यूरेनियम की एनरिचमेंट के लिए। यहाँ पे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, राइट। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि अभी जो है इसराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक की थी, अमेरिका ने भी जो है ईरान के ऊपर स्ट्राइक की थी, इन्हीं साइड्स के ऊपर मेजोरिटी ऑफ स्ट्राइक्स हुई थी, राइट। तो इसीलिए स्ट्राइक्स जो लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुश शहर अराक फैसिलिटीज हैं, प्राइमरली एसोसिएटेड है हैवी वाटर रिएक्टर से, न्यूक्लियर पावर जनरेशन से। ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है, बुश शहर और अराक, राइट। तो ये चार बेसिकली, इन चार शहरों के नाम आप ध्यान रखेंगे, ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। करेक्ट पूछा है इसने, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2। नाइन्थ क्वेश्चन इज, अब फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है। हमास कहाँ पे है? हमास है गाजा स्ट्रिप में, पैलेस्तीन में। तो बिल्कुल सही है। अगर मान लो गाजा स्ट्रिप यहाँ नहीं लिखा होता तो पैलेस्तीन सही होता, राइट। हाँ, ए जाएगा थ्री के साथ, ए थ्री के साथ जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड, हुदीज, जिनको अंसर अल्लाह नाम के नाम से भी जाना जाता है, हुदीज कहाँ पे है? हुदीज है यमन में। यमन सऊदी अरेबिया के साउथ में, अरेबियन पेनिनसुला का साउथ वेस्टर्न हिस्सा है यमन। यमन का जो ईस्टर्न पड़ोसी है वो है ओमान, राइट। तो ये छोटा सा देश है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बेसिकली यहाँ पे। हुदीज एक ग्रुप है जो यहाँ जो है इसके बहुत सारे मेजर एरिया को गवर्न करता है। इनकी कैपिटल जो सना है, यमन की कैपिटल, उस पे भी हूदीज का ही कंट्रोल है। तो हूदीज जाएंगे, बी जाएगा 1 के साथ, तो ए में भी 1 के साथ जा रहा है। नाउ हेजबोल्ला, हेजबोल्ला लेबनन में है। लेबनन में एक आर्म्ड मिलिशिया है। हेजबोल्ला के पास अपनी आर्मी भी, सॉरी, लेबनन के पास अपनी आर्मी भी है, लेकिन वहां पे हेजबोल्ला आर्मी भी डिप्लॉयड है जो इसराइल के साथ बार बार जो है लड़ाई करती रहती है। तो ये भी न्यूज में है अभी। तो हेजबोल्ला जाएगा 2, यानी कि लेबनन के साथ, सी जाएगा 2 के साथ। तो अगेन ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Hayat Tahrir al-Sham often seen in news is primarily associated with which country? Hayat Tahrir al-Sham न्यूज में है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीरिया में अभी जो क्या हुआ है, सीरिया में अभी बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ है, राइट। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएस पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता था, अभी इसके लीडर जो हैं उन्होंने डी फैक्टो और लीगली तरीके से सीरिया के ऊपर जो है अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया है। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में थी, ये हैयत तहरीर अल शाम HTS ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये कंट्री किसके साथ जाएगी? सीरिया, सी के साथ। सो ऑप्शन सी इज राइट। आई होप आपको जो है ये सारे MCQ समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप जो है प्लीज पूछे अपने डाउट को। थैंक यू वेरी मच।